हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड at your home, and I expect that very soon we will be reading this chapter sitting in the class in front of each other. So do you? Well, today we are going to study chapter number 5 of your textbook, Honeycomb. So lesson name is quality, and why its name is quality, I'm sorry, I won't tell you right now. To know its name you will have to read all chapter. फिर आप खुद ही जान जाओगे कि इसका नाम क्वालिटी क्यों रखा। जॉन्स गाल्सवर्दी इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। और कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको समरी में बता देना चाहता हूँ। तो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज़ को, बचपन के दिनों को। जब वो छोटे थे डैडी के साथ जाते थे एक शू मेकर की शॉप पे। शू मेकर द पर्सन हु मेक्स शूज़ ऑन ऑर्डर, जो ऑर्डर लेकर शूज़ बनाते हैं। तो वो एक जर्मन था और गैसलर उसका नाम था, और लंदन में आकर वो बस गया था। और कोई विशेष उसकी दुकान नहीं थी, बस छोटी सी एक दुकान थी। अपने बड़े भाई के साथ दुकान पर वह काम करता था, और जूते उसके बहुत चलते थे। बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते वह प्रोवाइड कराता था अपने कस्टमर्स को। टाइम भी वह बहुत लेता था। तो जो ऑथर है, एक बार वो किसी अदर शॉप से शूज़ परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, और उसकी शॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि ये शूज़ आपके अच्छे नहीं निकले। वह ध्यान से देखता है और वह कहता है कि ठीक है, इनको आप भिजवा देना। अगर मैं इनको मेंड यानी इनकी मरम्मत भी ना कर पाऊँ तो मैं इनके पैसे आपको बिल वापस कर दूंगा। तो राइटर को बड़ा अफसोस होता है उसकी इस बात पर, और वो कई जोड़ी शूज़ उसके यहाँ से ख़रीद लेता है। तो उसकी दुकान पर राइटर कहते हैं कि कभी कभार ही जाना होता था, क्योंकि उसके शूज़ काफ़ी चलते थे। तो एक बार राइटर अब्रोड चले जाते हैं, किसी काम से विदेश चले जाते हैं, वहाँ से काफ़ी टाइम के बाद इनका आना होता है। और फिर ये उसी के शॉप पर जाते हैं अपने दोस्त शू मेकर से मिलने, जूते ऑर्डर करने। लेकिन वहाँ इन्हें वह नहीं मिलता, सिर्फ दुकान मिलती है। और दूसरे लोग कहते हैं कि वह अब यहाँ नहीं है और उनकी शॉप हमने ले ली है और हम यहाँ शॉप कर रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन वेयर ही वेंट? क्या आप सोच सकते हैं कि वह कहाँ चला गया और शॉप पे क्यों नहीं मिला? क्या हुआ होगा उसकी और उसके दुकान के साथ, उसके साथ और उसकी दुकान के साथ क्या हुआ होगा? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको लेसन मेरे साथ केयरफुली पढ़ना होगा, ध्यान से सुनना होगा अगर आप जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। पहले लेसन के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हर लेसन में दिया जाता है, वो पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल्स एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. कहते हैं कि क्या कोई शू मेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? क्या कोई जूते बनाने वाला भी कलाकार हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि वह जूते बनाने वाला भी दूसरे किसी अन्य कलाकार की तरह ही
इतना ही निपुण हो अपने कार्य में और इतनी ही उसकी रिस्पेक्ट हो। मिस्टर गेस्लर एक जर्मन शू मेकर थे जो लंदन में आकर बस गए थे और वह वाकई में एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, वाकई में कलाकार हैं। तो रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस कहानी को यह जानने के लिए पढ़िए कि उसने कैसे अपनी कला में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दी, समर्पित कर दी अपनी कला के प्रति। तो स्टार्ट। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. लेखक बताते हैं कि मैं उसको बचपन के दिनों से जानता था, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, एक्सट्रीम यूथ था, क्योंकि वह मेरे फादर के बूट्स यानी शूज़ बनाया करता था और वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था, जो एक छोटी सी गली में, जो कि लंदन की एक छोटी सी फैशनेबल गली में थी। फैशनेबल से यहाँ मीनिंग है कि जहाँ फैशनेबल थिंग्स खरीदी या बेची जाती हो अक्सर, तो या काफ़ी डिज़ाइंड की हुई गली हो, उसको भी फैशनेबल कहते हैं। तो The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. दुकान में कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ एक साइन बोर्ड के सिवा जिस पर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था, और विंडो में कुछ a few pairs of boots रखे हुए थे। a few से मतलब है बहुत ही कम, 2-4 जोड़ी जूतों के रखे हुए थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वह वही जूते बनाया करता था जिसका उसको ऑर्डर मिलता था, और जो वह एक बार बना देता था वो कभी भी फेल नहीं होता था। जब वह जूते बनाता था तो उसके जूते मुझे तब भी और आज भी बहुत ही मिस्टीरियस और वंडरफुल, रहस्यमय और अद्भुत लगते थे। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. ये जर्मन फ्रेज है, ये जर्मन सेंटेंस ही है, फ्रेज नहीं। इसका मीनिंग इन्होंने देखिए यहाँ दिया है, इट इज़ एन आर्ट सैड विद अ जर्मन एक्सेंट। ये जर्मन एक्सेंट में कहा गया है, जर्मन प्रोनाउंसिएशन की तरह इट इज़ एन आर्ट कहा गया है। तो ये कहते हैं कि मेरे आज भी वो शाही रिमार्क्स, वो मेरा ऐसी टिप्पणी जिसने मुझे शर्म, संकोच महसूस कराया, संकोची टिप्पणी, संकोच करते हुए मैंने उनको कहा था। एक दिन जब मैंने अपना पैर उनकी तरफ बढ़ाते हुए उन्हें कहा, Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? कि जो काम आप करते हो, Isn't it awfully hard to do? क्या यह करने में बहुत कठिन नहीं है, मिस्टर गेस्लर? And his answer given with a sudden smile. और उसने हंसते हुए, अचानक से हंसते हुए उत्तर दिया, It is an art. यह एक आर्ट है, यह भी एक कला है। It was not possible to go to him with him very often. His boots lasted terribly having something. It was not possible to go to him. ये कहते हैं कि उसकी दुकान पर बहुत जल्दी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं था। वेरी ऑफन, बार बार जाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके जो शूज़ थे, उसके बूट्स लास्टेड टेरिबली। लास्टेड का मतलब होता है चलना या टिकना, स्टे करना, तो बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। तो कोई चीज़ अपने शूज़ में ऐसे लगाते थे जो बियॉन्ड टेम्परेरी हो, जो कम चलने से कहीं ज़्यादा हो। कोई ऐसा एसेंस का मतलब होता है एलिमेंट, कोई थिंग, कोई ऐसी चीज़ वो उसमें स्टिच करते थे, सिलते थे अंदर,
कि वह लॉन्ग लास्ट करे, लंबे समय तक चले। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। एक बार उसकी दुकान में जब जाए, दूसरी अधिकतम दुकानों की तरह नहीं बल्कि आराम से, रेस्टफुली, और इस तरह से प्रवेश लोग किया करते थे जैसे कि एक चर्च में प्रवेश करते हैं, रेस्टफुली, आराम से, शांतिपूर्वक। और फिर जाकर सिंगल वुडन चेयर पर, सिर्फ एक ही लकड़ी की चेयर उनकी दुकान पर थी और जाकर वेट करना होता था। ए गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड before one without coat, a little band in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. A guttural sound, a voice from throat, गले की आवाज़ से वहीं से बोलता हुआ, और अपने स्लीपर्स की, अपने जो उसका नैरो वुडन स्टेयर्स था, यानी लकड़ी का बहुत ही तंग जो सीढ़ी, जो जीना था, उससे टप टप करके नीचे उतरता हुआ और गले से बोलता हुआ वह नीचे आया करता था। और फिर आकर बिना कोट के कस्टमर के या किसी व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता था, थोड़ा झुककर खड़ा होता था। इन लेदर एप्रोन का मतलब है कि यह एक तरह का प्रोटेक्टिव गारमेंट है। अ प्रोटेक्टिव गारमेंट बोर्न ओवर द फ्रंट एंड टाइड एट द बैक। एक ऐसा गारमेंट है जो सामने से प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है। आपने देखा होगा जब कोई शेफ खाना वगैरह बनाते हैं तो वैसा ही सेम गारमेंट, उसको भी एप्रोन ही कहते हैं। याद रखना, आपके काम आने वाला है। एप्रोन जिसको पीछे से बांधा जाता है और आगे वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे शेफ तो इसलिए बांधते हैं कि छींटे गर्म तेल की सब्जी की ना लगे। तो लेदर का एप्रोन पहन के रखता था क्योंकि वह शूज़ बनाता था, जिसमें स्लीव्स भी थी, बाजू में बाहाँ भी थी, उनको वो ऊपर को चला कर रखता था। पलक झपकते हुए आता था कस्टमर के सामने, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। जैसे वह किसी जूते के सपने से ही उठकर आया हो, यानी जूतों के सपने ही ऊपर अपनी दुकान में बैठा देख रहा हो और उससे उठकर आया हो। ऐसे वह पलक झपकता हुआ कस्टमर के सामने पेश होता था, हाजिर होता था। अब देखिए, and I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और फिर मैं उसको कहा करता था, राइटर तो अपनी बात बता रहे हैं कि जब मैं उसकी शॉप पर जाता था तो फिर मैं उसको कहा करता था, how do you do, Mr. Gessler? क्या हाल है मिस्टर गेस्लर, कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है? क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बनाएंगे एक जोड़ी? ए पेयर, एक जोड़ी रशियन लेदर बूट्स बनाएंगे? Without a word, he would leave me, retiring whence he came or into the other portion of the shop. बिना एक भी शब्द बोले वापस जहाँ से वो आते थे। रिटायरिंग से यही मीन्स है कि क्वाइट, शांत, चुपचाप। विदाउट ए वर्ड, सेम फ्रेज, कि बिना कुछ कहे। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, यानी जहाँ से। वेंस ही केम, जहाँ से वह आता था। चुपचाप वह, और इनटू द पोर्शन, इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर दुकान के दूसरे पोर्शन में चला जाता था। बिना कहे क्यों चला जाता था, वे आगे पढ़ते हैं, बताते हैं। अगर आपके समझ में ना आया हो, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब ऑथर जाते थे उसकी शॉप पर उससे मिलने, उससे कहते थे कि यार क्या मेरे लिए रशियन लेदर का एक जोड़ी शूज़ बनाएंगे, तो वह बिना कुछ कहे, बिना जवाब दिए, या तो दुकान के किसी कोने में या जिस तरफ से आता था उसी तरफ चला जाता था। वो क्यों जाता था, यहाँ पढ़ते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं बैठा हुआ इनहेल करता रहता था द इंसेंस। इंसेंस मीन्स फ्लेवर, यानी खुशबू, गंध। मैं वहाँ लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ उसके व्यापार की खुशबू लेता रहता था और इंतज़ार करता रहता था। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. जल्दी ही वह अपने हाथ में
एक गोल्डन ब्राउन लेदर का पीस लिए हुए आता है। एक सुनहरे कलर का लेदर का एक पीस लेकर अपने हाथ में आता था। अब आपको पता लग गया होगा कि वह बिना बोले क्यों जाता था। वह लेदर लेने जाता था। अभी इन्होंने बताया, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। अपनी आंखें उस पर ही फिक्स किए हुए, अपनी दृष्टि उस लेदर के टुकड़े पर ही गड़ाए हुए वह रिमार्क करता था, टिप्पणी किया करता था, कहा करता था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस। देखो ये फिर जर्मन एक्सेंट यहाँ इन्होंने दिया है क्योंकि वह ही वॉज जर्मन, सो यहाँ पर बार बार इन्होंने जर्मन एक्सेंट दे रखा है। तो जैसा लेखक ऑथर तो बताते हैं कि जैसा उसने कहता था, इन्होंने सेम वैसा ही यहाँ लिख दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। इसका मतलब है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कि देखो कितना अच्छा पीस है। और जब मैं भी उसको एडमायर करता था, मैं भी प्रशंसा करता था, तो वह फिर से बोला करता था कि कितना अच्छा है। When do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. Conveniently का मतलब है कि जैसे आपको फैसिलिटी हो, आपको जैसे सुविधा हो, इतनी जल्दी आप दे सकते हैं। फिर वह पूछा करता था कि when do you want them, कि आपको ये शूज़ की जोड़ी कब चाहिए। और फिर ऑथर कहा करते थे कि जितनी जल्दी आपको सुविधा रहे आप दे सकते हैं, कोई जल्दी मुझे नहीं है, जैसा आप सही समझे अपने सुविधा के हिसाब से मुझे आप दे सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट। ये देखिए फिर एक्सेंट। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। यस, ये आपको रिमेंबर रखना है, आपके आगे काम आने वाला है ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का समय, 2 सप्ताह का समय। तो गेस्लर ने कहा टुमारो फोर्टनाइट, यानी कल से 2 हफ्ते बाद। ये शोध आपको मिलेंगे, टुमारो फोर्टनाइट यानी कल से 2 हफ्तों के बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर। जर्मन में ब्रदर को कहते हैं ब्रदर, ये देखिए। और यदि दुकान पर उसका भाई होता था तो वह कहता था कि मैं अपने भाई से बोल दूंगा या उससे पूछ लूँगा कि कब आपके शूज़ मिलेंगे। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड एज आई मूव्ड टू द डोर ही वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ट्रिम ऑफ बूट्स। फिर मैं धीरे से मरमर यानी कि विस्परिंग करना, धीरे से धीरे बोलना, से समथिंग वेरी सॉफ्टली। तो वह फिर धीरे धीरे ऑथर कहा करता था कि धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, ओके गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, वह रिप्लाई किया करता था, स्टिल लुकिंग एट द लेदर, और वह चमड़े की टुकड़े के अब भी देखता रहता था और अपने हाथ में लिए उसको ही देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा करता था। और जैसे ही मैं उसकी डोर तक पहुंचता था, यानी वापस घर आने के लिए, तो फिर से मुझे उसके ऊपर जाने की, उसके पैरों की टिप टैप सुनाई दिया करती थी। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस करना। और घर पर मुझे पता है यू आर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज बेटा, बट प्लीज़ रीडिंग मत छोड़ना। और ये वीडियो बार बार देख के प्रैक्टिस करना। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको या फिर इसको इंग्लिश में ही समझने की भी कोशिश करना, बट रीडिंग ना छूटे। 2-3 बार तो कम से कम एक लेसन को ज़रूर पढ़ो। और लेसन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर भी मैं सेंड करूँगा। अभी के लिए इसको इतना ही, यही हम इसको छोड़ते हैं। और बाकी जो लेसन बचा है वो कल कराएंगे। आज इसी को ही आप रिहर्सल करेंगे, इसी का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।